हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय 7th लेक्चर। 6th लेक्चर में हमने कैरिकुलम के बारे में आपको जानकारी दी थी कि कैरिकुलम का मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसका आधार क्या है। इनके आधार की बात करें तो हमने दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक आधार उनके बताए थे आपको, और उद्देश्य दैनिक जीवन में उनमें क्या उद्देश्य है इनके बारे में। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, कैरिकुलम वाले। तो हम इसमें पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कैरिकुलम के बारे में बात करेंगे। पाठ्यक्रम का आधार आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार बालक की रुचि, क्षमता के अनुसार होना चाहिए और उसके जितनी भी आवश्यकताएं हैं जो हमारी, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनका आधार सामाजिक नहीं होना चाहिए। उसकी हम पूर्णतः अवहेलना नहीं करते, क्योंकि पाठ्यक्रम बालक और समाज दोनों पर निर्भर करता है। तो उसकी दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से उपयोगी होना चाहिए या उपयोग में लाना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके द्वारा किस प्रकार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की जा रही है। अतः व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सभी पक्षों की स्थिति एवं मांगों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। प्रचलित दोषों को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, कुछ प्रिंसिपल्स को उसमें बनाया, रूल्स, जिनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण हमेशा करना चाहिए। उसमें पहला पॉइंट आता है कि पाठ्यक्रम के पुनर्संगठन के लिए प्रारंभिक बिंदु वह होना चाहिए जिसके द्वारा विद्यालय तथा उन समृद्ध एवं विभिन्न क्रियाओं के बीच खाई को समाप्त किया जा सके, जो जीवन का ताना बाना तैयार करती है। हमारा प्रारंभिक बिंदु या हमारा सेंटर पॉइंट भी वही होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट, कि पाठ्यक्रम को कैसे स्टार्ट करना है और वो हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही प्रारूप तैयार करना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम का आधार विद्यालय का संपूर्ण जीवन है। शिक्षा आयोग के शब्दों में कहा है, या स्पष्ट रूप से समझ लेना, कि सबसे आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल शास्त्रीय विषयों से है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, जो हमेशा कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित या ट्रांसफ़र होते रहते हैं, नहीं लिया जाए, बल्कि इनके अनुभवों की संपूर्णता निहित है। बालक बहुमुखी क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करता है शिक्षा। ये क्रियाएं विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप आदि के मैदान और शिक्षकों एवं छात्रों के बीच बहुत से अनौपचारिक संपर्कों में चालू रहती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है। औपचारिक तरीके से, उसके बाद समाज से बाहर या जो भी है, उससे पूरा जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है, जो बालक के समस्त पक्षों को स्पर्श करते हैं तथा संतुलित व्यक्ति के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविध तथा लचीला होना चाहिए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहनी चाहिए, विविधता, बहुत सारा कार्यकुलम लेकर के, और उसको लचीला होना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत भिन्नताओं, रुचियों और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बच्चा अलग अलग योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को लेकर के पैदा होता है, तो उन्हीं रुचियों के अकॉर्डिंग वो अपने सब्जेक्ट्स को कंसीडर कर पाता है, रुचि या इंटरेस्ट लेता है। सभी बच्चे सभी विषयों में पारंगत हों, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। तो इसके लिए इतना कार्यक्रम लचीला हो या इतना विविध हो, बहुत ज़्यादा उसमें सब्जेक्ट्स ऐसे हों कि बच्चा जो है अपने रुचियों के अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सके, उसको अपना सके, उसको अपना लाइफ में कंसीडर कर सके और उसकी उपयोगिता और महत्व को समझ सके। तो जब बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुनता है तो उसमें क्या होता है कि वो अच्छे नंबर गेन करता है।
या वो हर मतलब विषय में अपने आप को प्रूव कर सकता है, अपने रिजल्ट में इसको दिखा सकता है, अपने मूल्यांकन में आपको पता चलेगा कि इस बच्चे को इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें इसका परसेंटेज ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से पाठ्यक्रम जो है वो विविधता को लिए हुए या लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम सामुदायिक जीवन से भी संबंधित होना चाहिए, जिससे बालक के लिए प्रमुख एवं महत्वपूर्ण विशेषताओं का स्पष्टीकरण किया जा सके तथा उनको इसकी महत्वपूर्ण क्रियाओं को संपर्क में लाया जा सके। पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति में भी सहायक होना चाहिए। जो हमारी आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए कि हमारी ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पाठ्यक्रम इस प्रकार से नियोजित किया जाना चाहिए कि वह छात्रों को केवल कार्य के लिए प्रशिक्षित ना करे, वरन अवकाश हेतु भी प्रशिक्षित करे। इसके लिए विद्यालयों में विविध क्रियाएं, सामाजिक, खेलकूद, सौंदर्यात्मक कार्यों आदि का आयोजन किया जाना चाहिए और उनको पाठ्यक्रम के एक अंग के रूप में ग्रहण करना चाहिए, जिससे वो अपनी जितनी भी अवकाश के समय में जितनी भी फिजिकल एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, अपनी सौंदर्यात्मक चीज़ों को बढ़ा सकें, कलात्मक चीज़ों को बढ़ा सकें, अपने शौक़ को भी पूरा कर सकें और उसको भी अपने लाइफ में या आर्थिक पहलुओं में उसको अपना सकें। अगर किसी चीज़ में बच्चा स्किल्ड या पारंगत हो जाता है, चाहे वो खेल कूद में हो, ड्राइंग में हो, म्यूज़िक में हो, आर्ट्स में हो या किसी भी अन्य विषयों में, सौंदर्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं शास्त्र में, तो बच्चा उसको आगे ले जा करके अपने प्रोफेशन का एक पार्ट भी बना सकता है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम का आधार या उसके सिद्धांत ऐसे होने चाहिए, बेस ऐसा तैयार करना चाहिए कि बच्चा कुछ टेक्निकल चीज़ में भी स्किल्ड हो जाए, उसको एक उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य कर सके और उसका पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो जाए। अब हम बात करते हैं, शिक्षा आयोग ने विद्यालय पाठ्यक्रम संबंधी अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। व्यूज ऑफ एजुकेशन कमीशन अबाउट स्कूल कैरिकुलम। आयोग का विचार है कि विद्यालय पाठ्यक्रम संपूर्ण विश्व में परिवर्तनमयता की स्थिति में है। विकसित देशों में भी उसकी आलोचना की जाती है। सामान्यतः इसके विपक्ष में कहा जाता है कि विद्यालय पाठ्यक्रम अनुपयुक्त एवं प्रचलित स्थितियों के विपरीत है या गलत है, इसको ठहराया जाता है। विकसित देशों में भी इसकी आलोचना की जा रही है। जितना ज़्यादा हमारा टेक्नोलॉजी को लेकर के हमारा देश विकसित हो जा रहा है या कुछ है, तो उसमें भी कहते हैं सिलेबस ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ थ्योरी पार्ट होना चाहिए उसमें। विकसित देशों का ये कहना है, तो इसकी आलोचना करने के लिए कि थ्योरी पढ़ ली, जो हमारे पुराने शास्त्रों, वेद, पुराणों में लिखा है, जो हमारा इतिहास है, पास्ट की जानकारी लेने से क्या, और उसके बाद जो है जितने भी विषय हैं उनसे अलग या पृथक हट के टेक्निकल नॉलेज पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। जो हमारी आज की आर्थिक समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते पाठ्यक्रम का हमें आधार बनाना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आधुनिक समय में उन पुरानी मान्यताओं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। जो प्राचीन परंपरा और ढांचे से 10+2 +3 के कैरिकुलम के अकॉर्डिंग यूजी पीजी करने के बाद बच्चा निकलता है, कहता है मेरे पास तो बहुत सारी डिग्री है, मैं ये काम नहीं कर सकता, छोटा काम, मैं इस काम में तो स्किल्ड ही नहीं हूँ, मैं ये भी काम नहीं कर सकता। तो हर तरीके के रोज़गार के लिए या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रम इतना विस्तारपूर्वक या विविधता लेते हुए लचीला होना चाहिए, ताकि वो बच्चों के संपूर्ण जीवन या पूरे जीवन का आधार तैयार हो सके। जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो एक शैक्षिक रूप से विकसित है, परंपरागत पाठ्यक्रम को प्रगतिशील शिक्षा के प्रभाव के फलस्वरूप परिवर्तित कर दिया। चूँकि अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, तो उन्होंने जो पुराना परंपरागत हमारा कैरिकुलम था या पाठ्यक्रम था उसको भी चेंज कर दिया। परंतु आज बहुत से विद्वानों तथा विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली जो शिक्षक हैं ने विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया।
पाठ्यक्रम से संबंधित इस असंतोष के कारण उनमें उसके बहुत सारे कारण निम्नलिखित हैं जो असंतोष व्याप्त है कि शिक्षा का ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये बच्चों के अनुकूल है या नहीं, ये शिक्षा किस तरह से कारगर सिद्ध हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया विद्वानों ने। आधुनिक वर्षों में ज्ञान के विकास तथा भौतिक जैविक एवं सामाजिक विज्ञानों की मूलभूत धारणाओं के पुनर्निर्माण के परिणाम स्वरूप प्रचलित पाठ्यक्रम में बहुत सारे दोष आ गए। जो परंपरागत या पुराने या प्राचीन पाठ्यक्रम या कैरिकुलम या सिलेबस था, तो उसमें उनको कमियां नजर आने लगी कि इस तरह से हमारे भौतिक और जैविक और सामाजिक जीवन के लिए ये अत्यंत उपयोगी नहीं है या उतना कारगर या उपयोगी साबित नहीं हो रहा है, इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, चेंज लाना चाहिए। शिक्षा जगत में विभिन्न नवीन विचारधाराओं के परिणाम स्वरूप यह मांग की जाने लगी कि सामान्य माध्यमिक विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की अवधि को बढ़ाया जाए। जो भी सेकेंडरी स्कूल्स में या माध्यमिक शिक्षा में जो समय है वो समय की अवधि को बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षा की प्रकृति को आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाए। जो भी हमारे रिक्वायरमेंट हैं उसके लिए उनको अभी से माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी एजुकेशन से ही तैयार कर देना चाहिए, ताकि वो उसमें स्किल्ड हो सकें, पारंगत हो सकें, अपने अनुभवों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा वो वही शिक्षा पढ़ें या वो उन्हीं शिक्षा का ज्ञान उन्हें या प्रशिक्षण प्राप्त हो जो उनके आगे आने वाले जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस तरह से शिक्षा की धारणाओं को परिवर्तित किया गया। पिछले कुछ वर्षों के में पाठ्यक्रम में कुछ न कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथा सम्मिलित करने की प्रवृत्ति चल रही थी। इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम और अधिक भारित हो गया, अतः पाठ्यक्रम में से निरर्थक बोझ को निकाला जाए, ये कहा गया, और इसके स्थान पर गत्यात्मक एवं प्रेरणात्मक तथ्यों को रखा गया। डायनेमिक एंड मोटिवेशनल व्यूज़ को रखा गया, ताकि जो पुराने जितने भी कार्यक्रम थे उनको फालतू या निरर्थक थे उनको कम कर दिया जाए, या पाठ्यक्रम जो है हमारा छोटा कर दिया जाए। उसके स्थान पर बच्चों में शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा प्रदान की जाए, उसको बढ़ाया जाए। उपयुक्त दृष्टिकोणों से विद्यालय के पाठ्यक्रम में सुधार करना आवश्यक हो गया। इसमें कुछ सुझाव दिए कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने 1964-66 में आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ सुझाव पारित किए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा और प्रादेशिक भाषाएं जो भी हैं उनके माध्यम से बच्चा अपने विचारों को व्यक्त करने या अपने समस्याओं को दूर करने के लिए, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको उसको आसानी होती है, सुविधा होती है। शास्त्रीय विषयों में गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र, कार्य अनुभव और समाज सेवा, कला, शारीरिक शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने प्रारंभिक स्तर पर 1 से 4 वर्ष तक की जो कक्षा 1 से 4 वर्ष तक जो शिक्षा प्रदान की जाती है, प्रारंभिक शिक्षा, उसके पाठ्यक्रम को भी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा बच्चों की क्षमता के अनुसार, वातावरण के अध्ययन के अनुसार, सृजनात्मक क्रियाओं और कार्यानुभव और समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया। फिर उन्होंने क्लास 5 to 7 के लिए उच्चतर प्राथमिक शिक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी गणित, विज्ञान, कला, कार्यानुभव, समाज सेवा जो हमने आपको बताया, शारीरिक और नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। फिर निम्न माध्यमिक स्तर पर जो कि क्लास 8 to 10 है, उसमें उन्होंने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा ही रखा। इसके अलावा उच्च या निम्न स्तर पर हिंदी का जानकारी होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। फिर उच्च या निम्न स्तर पर अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा में अंग्रेजी हिंदी भाषा के रूप में ली गई।
उच्चतर माध्यमिक स्तर पे पाठ्यक्रम जो कि क्लास 11 to 12 है, इसमें कोई 2 भाषाएं जिसमें आधुनिक भारतीय भाषा हो और विदेशी भाषा को भी लेना चाहिए, जैसे इंग्लिश है या जो भी है। लिटरेचर वगैरह पे इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया कि हमें वेस्टर्न लिटरेचर को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। विद्वानों ने जो चीज़ें हमारे लिए बनाई हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए और उनसे नॉलेज लेना चाहिए और उनको अपने अनुभवों में कंसीडर करना चाहिए। उसके अलावा कोई भी 3 विषय चुन लें, वो जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र वगैरह, मनोविज्ञान है, उसमें से भी वो आर्ट, साइंस और कॉमर्स में अपना विषय रुचि और क्षमता के अनुसार परिवर्तित कर लें। फिर शारीरिक शिक्षा, कला और नैतिक शिक्षा का भी उनको एक ऑप्शनल पेपर के रूप में डाल दिया जाए। इस तरह से उन्होंने एक प्रस्तावित रूप या कार्यक्रम तैयार किया। शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य एवं कार्य संबंधी सुझाव। आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का मूल आधार माना। उसमें राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के 5 लक्ष्य निर्धारित किए उन्होंने। इसे पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा दी गई। वो 5 लक्ष्य कौन कौन से थे? शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, हमारा प्रोडक्शन बढ़े, यही तो हमारा माध्यम है शिक्षा का, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन बढ़े। और शिक्षा का माध्यम ऐसा होना चाहिए जिससे सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाया जा सके, सफल बनाया जा सके, सुदृढ़ बनाया जा सके। सभी नागरिक जो हैं वो राष्ट्र एकता की ओर जोर दें, कोई भी जातिवाद में ना बटे, सभी भाषा मतलब जितने भी विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग हैं सब एकजुट होकर के, प्रादेशिक जितने भी हैं सब एकजुट होकर के राष्ट्र की उन्नति की ओर ध्यान दें, कार्य को चलाएं। शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का भी विकास किया गया, डेमोक्रेसी। शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, ये नहीं कि बहुत पश्चिमी शब्द को अपनाया जाए, लेकिन हमें प्रेजेंट टाइम की जो रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा को हम माध्यम बनाएं। पाठ्यक्रम से परे भी जितनी चीज़ें हैं उनको भी लागू किया जाए, जितने विषय हैं समाज में जो उपयोगी हैं, राष्ट्र के लिए जो उपयोगी हैं, प्रोडक्शन के लिए जो उपयोगी हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम हमारा बनाया जाना चाहिए। शिक्षा का आधार ऐसा होना चाहिए जिसमें सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो सके। तो इन पंचमुखी कार्यक्रमों की संज्ञा दी गई और इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते गए शिक्षा के प्रोग्राम्स को लागू किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्ययोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लिए बाल केंद्रित या दृष्टिकोण को अपनाने की परिकल्पना की गई। बच्चों को जो है शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। यह कार्ययोजना 1992 में कुछ निम्नलिखित कदम उठाए गए, उन पर जोर दिया गया। इसमें भी पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने पर बल दिया गया कि एक्स्ट्रा जितना भी पाठ्यक्रम है या कैरिकुलम है उसको हटा के ऐसी एक्टिविटीज़ या कैरिकुलम को लागू किया जाए जो छात्रों के लिए उपयोगी हो और भावी जीवन के लिए कारगर सिद्ध हो सके। न्यूनतम शिक्षण स्तर कार्यनीति में मुख्य को ध्यान में रख के आधारित शिक्षा का अध्ययन अध्यापन के पे बल दिया गया। पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए स्कूल प्रणाली में चरणबद्ध ढंग से पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के कदम उठाए गए। यूनिट परीक्षाएं तथा अन्य मूल्यांकन सामग्री का ढांचा तैयार किया और क्षमता पर आधारित शिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए गए, जो बच्चों में मनोवैज्ञानिक आधार को देखते हुए, रुचि रुझान को देखते हुए जो क्षमताएं हैं उनमें उनको जागृत करने के लिए कार्यक्रम बनाए गए या एक्सपर्ट्स नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार की। दस्तावेज 2000 में तैयार किया गया। उच्चतर माध्यमिक पाठचर्या को 2 धाराओं में एकेडमिक में बांटा गया। एक तो उनका बेस और आधार था और एक उनका ऐच्छिक कार्यक्रम था। आधार में भाषा, साहित्य, शारीरिक शिक्षा, ऐच्छिक भाषाएं उनको ध्यान में रखा गया। संस्कृत, शास्त्रीय भाषाएं, अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं, राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज़,
ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री, साइंस, अकाउंटेंसी, इन सारी चीज़ों को बेस या आधार बनाया गया। और ऐच्छिक विषयों में उन्होंने उद्योग, व्यापार, जनसंख्या, शिक्षा आदि को शामिल किया। तो शैक्षिक अनुसंधान परिषद का ये कार्यक्रम काफ़ी सफल योजनाओं को लेकर के हुआ और हमारा पाठ्यक्रम का आधार भी उन्होंने बेसिक चीज़ों को और सारी जीवन उपयोगी चीज़ों को लागू किया गया। तो ये तो था हमारा कैरिकुलम का एक शॉर्ट क्लिप टाइप की मैंने दे दिया या छोटा सा एक प्रारूप तैयार करके आपको दिया। ये बहुत ब्रॉड और वाइड मतलब बृहद है जिसको कि हम सिर्फ 2 लेक्चर में ही नहीं कवर कर सकते। कैरिकुलम बहुत व्यापक, कैरिकुलम का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, जिसको हम सिर्फ आधे घंटे की स्लॉट में नहीं कवर कर सकते। लेकिन मैंने एक आपको शॉर्ट थोड़ा सा बता दिया है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आधार या बेस तैयार कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं कि किस तरह से अध्यादेश के द्वारा नई शिक्षा नीति ने क्या प्रारूप तैयार किया, कोठारी आयोग ने क्या संज्ञान दिया था और अनुसंधान परिषद ने, शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने क्या बेस तैयार किया जिससे हमारी शिक्षा को अत्यधिक बोझ को कम किया जा सके। कुछ उसमें व्यापारिक जितनी भी चीज़ें उनको जोड़ी जा सकें, औद्योगिक चीज़ों को जोड़ा जा सके, टेक्निकल बेस होनी चाहिए ताकि हम विकसित राष्ट्रों के बराबर आ सकें या हमारा कैरिकुलम में निरर्थक समय व्यर्थ ना हो। हमारी पाठचर्या में जितने हमारे घंटे आवर्स जो भी स्कूल, हमारा पूरा जीवन स्कूल में ही बीत जाता है या जो भी अब मेन पार्ट जो होता है, तो हमारे होल आवर पूरा जीवन को हम कैसे उससे कंसीडर करें। तो इन सारी चीज़ों को एक कैरिकुलम में बांध करके उसके द्वारा जब हम लर्निंग से सीखते हैं, क्योंकि जब हम 12th तक की शिक्षा अडॉप्ट करते हैं या सीखते हैं तो हमारा काफ़ी आधार तो वहीं से तैयार हो जाता है। 1st to 12th हम जब जो कुछ सीखते हैं वो पूरी ज़िंदगी हमारे पूरे लाइफ काम आता है और ऐसा पाठ्यक्रम का आधार होना चाहिए जो हमारा बेस ऐसा तैयार हो जो हमारी ज़िंदगी को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर सके, चला सके या सफल जीवन को बना सके। तो ये वाला हम पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, कैरिकुलम। उसके बाद गुड बाय चिल्ड्रंस।